नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए YouTube वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है प्लांट एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, इस पेपर का मैं सारा वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। अभी तक यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाला हूँ। सो यूनिट 2 होने वाला है आपका बैक्टीरिया एंड वायरस के बारे में। तो ये पार्ट 1 होने वाला है। तो इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बैक्टीरियल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दोस्तों, मेरा नाम शुभम रॉय है। मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, रंगापरा कॉलेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ में हम लिख के पढ़ेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया का क्या क्या होता है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट के मतलब क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पृथ्वी के हर जगह में पाए जाए। फॉर एग्जाम्पल सोयल, वाटर एंड एयर। बचा क्या? कुछ भी बचा नहीं। बैक्टीरिया को हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि बैक्टीरिया का प्रेजेंस पृथ्वी के हर कण कण में पाया जाता है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। दैट मीन्स बैक्टीरिया का जो बॉडी होता है वो सिर्फ सिंगल एक सेल से बना होता है, इसी के लिए हम इसे कहते हैं यूनिसेलुलर। उसके बाद 3 नंबर है आपका, दैट बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोट इन नेचर। प्रोकैरियोट इन नेचर का मतलब क्या हो गया? आप सभी को बता दूं कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो सेल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और दूसरा को हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट सेल ऐसा माना जाता है, फ्रॉम दिस प्रोकैरियोट सेल यूकैरियोट सेल हैज़ बीन डेवलप और इवॉल्व। और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। मैं 2 डिफरेंसेस बता देता हूँ सो दैट आप सभी को याद रहे। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपका किसी प्रकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। न्यूक्लियस होता है एब्सेंट। दैट मीन्स जो डीएनए रहेगा वो डीएनए आपके साइटोप्लाज्मा में ही रहेगा। ये जो आप जो देख रहे हो डीएनए, ये डीएनए सर्कुलर इन नेचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो कि साइटोप्लाज्मा में ही पाया जाता है। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो होता है लीनियर। वो क्या होता है? लीनियर, सर्कुलर नहीं होता। और ये लीनियर डीएनए प्रोटेक्टेड होता है आपके न्यूक्लियस एक चेंबर के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। ये चीज़ याद रखें। ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। दूसरा हो गया, जिस प्रकार से एक इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं एक इंसान के बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेशन आपको लंग्स चाहिए होगा, ब्लड पंपिंग में क्या चाहिए आपको? हार्ट चाहिए। तो अलग अलग फंक्शन के लिए, फूड स्टोरेज के लिए लीवर चाहिए होता है आपको, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फूड स्टोर होता है। बेसिकली अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन चाहिए होते हैं। उसी तरह से सेल के अलग अलग फंक्शन के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। जैसे कि प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस के लिए चाहिए होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपके सेल के अंदर में रहेगा। तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल का अपना ऑर्गेन होता है, उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल ऑर्गेनेलीज आपके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में पाया नहीं जाता। तो प्रोकैरियोटिक सेल अपना नॉर्मल एक्टिविटी किस तरह से करता है? वो प्रोकैरियोटिक सेल अपना नॉर्मल एक्टिविटी सेल ऑर्गेनेज तो नहीं रहता, बट सेल ऑर्गेनेज के ऑल्टरनेटिव एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मेसोसोम। मेसोसोम पाया जाता है। ये मेसोसोम होता है जहाँ पर जितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं
यहाँ पर ही होते हैं। ये चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है दैट इन बैक्टीरिया देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल अलग होता है और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाया जाता है ये भी अलग होता है, क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है वो होता है सेलुलोज, और इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है बैक्टीरिया का सेल वॉल, और एक कंपोनेंट होता है म्यूरिन कहते हैं। तो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन आप सभी को याद रखना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और ये सेल वॉल का मेन काम होता है बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्शन देना, एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका दैट न्यूट्रिशन किस तरह से बैक्टीरिया लेता है, मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये याद रखिए। जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन लेता है वो प्रोसेस को कहते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं जनरली। पहला तो हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक को कहते हैं हम हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर करे तो उसे हम कहेंगे ऑटोट्रोपिक, और एक ऑर्गेनिज्म जब अपना न्यूट्रिशन दूसरे के ऊपर में डिपेंड करके ले उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक। जैसे कि हम इंसान हेटेरोट्रोपिक होते हैं क्योंकि हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। जनरली हम डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर और एनिमल के ऊपर, बट ऑटोट्रोप्स अपना फूड मटेरियल खुद से बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, सो बैक्टीरिया ऑटोट्रोप होते हैं, और ऑटोट्रोप के अंदर में भी और दो पार्ट होता है ऑटोट्रोप्स, और दो पार्ट होता है। एक को कहते हैं हम फोटोट्रोप्स और एक को कहते हैं हम केमोट्रोप्स। सो फोटोट्रोप्स एंड केमोट्रोप्स के बीच में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। आप सभी को एक चीज़ याद होगी कि फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। सो केमिकल रिएक्शन में हमेशा याद रखिए आपको एनर्जी सोर्स चाहिए होगा। जब भी सनलाइट एक एनर्जी सोर्स हो तो उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब हो गया लाइट, और केमोसिंथेसिस में याद रखिए जो एनर्जी सोर्स होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन। इसी के वजह से यहाँ पर हम केमोट्रोप्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया दैट इन बैक्टीरिया देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या कहेंगे हम, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। सो बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, बट इस क्लोरोफिल को हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। प्लांट में जो पिगमेंट पाया जाता है उसे हम सिंपल क्लोरोफिल कहते हैं, और जिस तरह से प्लांट में जो क्लोरोफिल का काम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाने में होता है, उसी प्रकार से बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी बैक्टीरिया के अंदर में कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका राइबोसोम इन बैक्टीरिया। सो आप सभी को मैं बता दूं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए विच इज हेल्पफुल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या के लिए जरूरत है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो ये राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है इसे हम कहते हैं 70S, और ये बना होता है दो सब यूनिट से। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है बिगर सब यूनिट। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S और लार्जर सब यूनिट होता है 50S। सो ये 50S और 30S मिलकर 70S होता है। बट आप सभी को सिंपल मैथमेटिक्स पता होगा कि 50-30 होता है एक्चुअली 80, बट ये 70 क्यों हुआ, इसका एक रीज़न है। अगर आप सभी को इसके बारे में जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। बट हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से
यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है बट वहाँ पर होता है 80S राइबोसोम। स्मॉलर सब यूनिट होता है 40 और लार्जर सब यूनिट होता है 60, दोनों मिलके बनाता है 80, बट होना चाहिए आपका 100 तो नहीं होता, 80 होता है इसमें भी, सॉरी 100 होना चाहिए बट 80 दिखाता है। ये क्यों होता है इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट में मांगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता, दे लैक न्यूक्लियस, ये याद रखिए। इवन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए पाया जाता है उसे हम जीनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जीनोफोर कहते हैं। और इसका ऑल्टरनेटिव और है न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप सभी को याद रखना पड़ेगा, वो है देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अभी आप अगर क्लास 12 में डीएनए के बारे में पढ़ा हो तो एक चीज पता होगा कि हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है डीएनए के बीच में पाया जाता है, और ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। बट आप सभी को पता है हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा? नहीं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन पाया नहीं जाता, ये चीज याद रखिए। तब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये याद रखिएगा, डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर इन नेचर। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सर्कुलर होता है, और ये सर्कुलर एक ओनली 1 इन नंबर होता है, मतलब कि सिंगल डीएनए होता है। क्या होता है? सिंगल डीएनए होता है। इसी की वजह से हम प्रोकैरियोटिक सेल को हैप्लॉइड इन नेचर भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम? हैप्लॉइड इन नेचर। यहाँ पर पेयर में नहीं होता, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो यहाँ पर डीएनए पेयर्स में रहेगा। क्या होगा? पेयर्स में रहेगा। इसी की वजह से यूकैरियोटिक सेल जनरली क्या होता है? डिप्लॉइड इन नेचर होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम सिंगल एन से डिनोट करते हैं, डिप्लॉइड को डबल एन से हम डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और प्लस इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आप कंसीडर कर सकते, ये सेल यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए होगा, इसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोमल डीएनए। उसी के साथ क्रोमोसोमल डीएनए के नीचे की तरफ एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये दोनों ही आपका डीएनए होता है, ये दोनों ही डीएनए में आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है बैक्टीरिया का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम बैक्टीरिया कंसीडर करें, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम। क्या होता है? मेसोसोम्स पाए जाते हैं। अभी ये मेसोसोम क्या होता है? कंसीडर कीजिए ये है एक बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर का लेयर होगा सेल वॉल, उसके अंदर की तरफ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि बैक्टीरियल सेल में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहते, तो सेल ऑर्गेनेल्स का ऑल्टरनेटिव होता है मेसोसोम। तो ये मेसोसोम का स्ट्रक्चर दिखने में कैसे होता है? जनरली बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरह फोल्ड होना स्टार्ट होता है, और ये इस तरह से फोल्ड होता है कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। और इस फोल्ड के बीच में ही बहुत विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और अदर केमिकल एंजाइम और पिगमेंट पाए जाते हैं अलग अलग काम के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मेसोसोम रहता है ऐसा बात नहीं है, मल्टीपल मेसोसोम देखे जा सकते हैं आपके बैक्टीरियल सेल में। एक एक मेसोसोम में अलग अलग काम दिखने को मिलता है, और ये मेसोसोम बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग थिंग है। इसके ऊपर में अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें नई नई चीज़ें निकल के आ रही है। उसके बाद
नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाला है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सो रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में जनरली यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। वन तो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है आपका बर्डिंग, क्या आता है, बर्डिंग आता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है स्पोर प्रोडक्शन। ठीक है, स्पोर प्रोडक्शन, बर्डिंग या बाइनरी फिशन, जो भी आप कहे, बाइनरी फिशन भी आता है। ये बाइनरी फिशन क्या होता है मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बर्डिंग से। पकड़ लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरियल सेल का आप पकड़ लीजिए एक पोर्शन में आपका छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म हो गया। उसके बाद बैक्टीरियल सेल के डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। पहले डुप्लीकेट होने के बाद जो डुप्लीकेट आपका डीएनए होगा वो माइग्रेट करेगा आपके ये आउटग्रोथ की तरफ, और उसके बाद ये आउटग्रोथ डिटेच होगा सेल से, और ये फुल्ली मेच्योर होकर एक नए सेल की तरह फंक्शन करेगा, और ये प्रोसेस को हम कहेंगे बर्डिंग। क्या कहेंगे हम इसे, बर्डिंग कहेंगे। उसी प्रकार से बाइनरी फिशन क्या होता है मैं बताता हूँ। कंसीडर कर लीजिए ये एक है पेरेंट बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये पेरेंट बैक्टीरियल सेल जब माइटोसिस डिवीजन होता है, क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन। ये माइटोसिस डिवीजन क्या होता है आप सभी को मैं बता दूं। माइटोसिस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर पाया जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर हेप्लॉइड ही होता है, तो यहाँ पर दो सेल बनेंगे, वो भी हेप्लॉइड ही सेल बनेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सेल बनते हैं ये क्लोन होते हैं। क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। ठीक है, इसे कहेंगे हम बाइनरी फिशन। ठीक है, तब उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बैक्टीरिया परफॉर्म करता है जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। क्या, कौन सा कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन जब होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जनरली क्या करते हैं बैक्टीरिया, आप सभी को मैं दिखाता हूं। पकड़ लीजिए ये है एक बैक्टीरिया। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, बैक्टीरिया अपने ही सेल के अंदर एक प्रकार का रेस्टिंग स्पोर बनाता है जो कि थिक वाल से ढका होता है या थिक वाल से प्रोटेक्टेड होता है। उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल रहता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो ये सेल अगर डेसिकेट हो जाए, सूख जाए, तो फिर भी ये सेल, ये स्ट्रक्चर, ये एंडोस्पोर, इसे हम कहेंगे एंडोस्पोर या रेस्टिंग स्पोर। क्या कहेंगे हम, रेस्टिंग स्पोर कहेंगे। ये रेस्टिंग स्पोर वैसा के वैसा ही रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन होता है ये जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर ये नई बैक्टीरिया की तरह फंक्शन करता है, ये याद रखिए। तब उसके बाद लास्ट हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आप सभी को मैं बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होता, बट देयर इज ए स्यूडो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्यूडो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। सो ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने की वजह से इसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, और इसी को कहते हैं हम स्यूडो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये स्यूडो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन प्रकार से होते हैं। एक तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे को कहेंगे हम कॉन्जुगेशन, और 3 नंबर को कहेंगे हम ट्रांसडक्शन।